अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, क्या हाल चल रहा है इकरा? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर जजेस ने जो 10 जजेस का रेफरेंस था उसको तो एक तो उड़ा कर रख दिया है। फिर उसके बाद जो 6 जजेस का ख़त था उसके लिए मुशावरत के लिए काफ़ी वक्त ले लिया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे कि ये जो मुशावरत के लिए वक्त को वसी किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं खुद काफी हैरान हुआ। देखिए, जो 6 जजेस का खत था ना, इसके ऊपर पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उस फुल कोर्ट मीटिंग में ये तय हुआ कि ये मामला वजीर आजम के साथ उठाया जाए। जिसके बाद शहबाज शरीफ, काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह की एक मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। उस मीटिंग के बाद तशद्दुक जिलानी को एक इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया। फिर पीटीआई वालों ने खत खुद लिखाए और वो तशद्दुक जिलानी साहब भाग गए, जिसमें तशद्दुक जिलानी साहब के बेटे ने अपने बाप के खिलाफ ही खत लिख दिया। और हमने देखा कि बेटा बाप को कह रहा था कि आप अब्बा जी आप बहुत गलत हैं। तो अब उसके बाद तशद्दुक जिलानी साहब वो भाग गए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। उस लार्जर बेंच ने हियरिंग की, तो याहिया अफरीदी साहब ने उसमें एक ऑर्डर लिखा और खुद को अलहदा किया, ये कहकर कि हाई कोर्ट के जजेस के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं जो मुदाखलत को रोक सकती हैं। उन्हें इस काम के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लार्जर बेंच जो है वो हेयरिंग्स करता रहा, और फिर अब काफी अरसे से उसकी हेयरिंग्स नहीं हुई। और बहुत लोग सवाल करते थे कि वो 6 जजेस के खत वाले बेंच की हेयरिंग नहीं हो रही। अब सूरत हाल ये है कि जब एक चीज का बेंच मौजूद है, तो आप उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए हैं। अब टेक्निकली उन 6 जजेस ने खत तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही लिखा था, लेकिन उस वक्त जब फुल कोर्ट हुई तो उसको काउंसिल में ले जाने की बजाय पहले प्राइम मिनिस्टर को दिया गया और फिर लार्जर बेंच को दे दिया गया। और अब याहिया अफरीदी साहब ने आकर उसका जो है दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले आए हैं और कोई कोड ऑफ कंडक्ट की। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो जो लार्जर बेंच था वो अपनी मौत आप मर गया है उसकी फातिहा पढ़ लें, या कल को वो लार्जर बेंच की हेयरिंग भी होगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग भी होगी। और याहिया अफरीदी साहब का जो व्यू है कि जजों को खत नहीं लिखना चाहिए, इनके पास खुद इख्तियारात मौजूद हैं, ये जो मर्जी करें, वो भी अब व्यू उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा या नहीं आएगा। लिहाजा काफी खिचड़ी पकी हुई है कि जो काजी फायज ईसा के दौर में लार्जर बेंच बना था, क्या याहिया अफरीदी उस लार्जर बेंच को नहीं मानते क्योंकि वो उससे अलहदा हो गए थे और उनके ख्याल में वो लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए था। तो अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले आए हैं और वो उस लार्जर बेंच को नहीं चलाना चाहते आगे। लेकिन उसको तहलील किया जाएगा, या वो बाकी और बहुत सारे केसेस जैसे पेंडिंग पड़े रहते हैं, 5-5 20-20 साल, ये खत वाला बेंच भी पेंडिंग पड़ा रहेगा और इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई हुक्म आ जाएगा, फिर वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, तो काफी खिचड़ी सी पक गई है। लेकिन बहरहाल अब चूंकि वो खत वाली हेयरिंग भी आईनी बेंच के पास जानी थी, वो अब ये वाले जज मुनीब अख्तर वगैरह, मंसूर अली शाह वगैरह तो नहीं सुन सकते थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये नहीं सुन सकते थे, तो ये उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ गया है। लेकिन बहरहाल कोई इबाहम है इसमें बेंच में और काउंसिल में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो क्या कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर तहकीकात कर सकती है, तहकीकात के लिए कोई कमीशन मुकर्रर कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है, बाहर से भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, जज 6 जजों के खत पर कमीशन मुकर्रर करेगी या बाहर से किसी को मुकर्रर करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर करेगी तो उस जज की रिपोर्ट फिर आईनी बेंच के आगे आएगी और वहां आईनी बेंच में उसके ऊपर फैसला होगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ऊपर फैसला होगा। तो अभी काफी इबाहम है कि ये जो आज 6 जजेस के खत पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसका अगला रोड मैप क्या होगा? क्या कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को राय देगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फर्ज कर लें वो कहते हैं जी मुदाखलत हुई है और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम ने मुदाखलत की है या सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद में मुदाखलत की है, फर्ज कर लें ये रिपोर्ट आ जाती है,
जजेस भी अपने बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, वो तहकीकाती कमीशन में इंटेलिजेंस अफसर भी बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, और वो जो भी तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा वो गिल्टी लिख देता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करेगी? वो प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं। वो कार्रवाई तो बेंच के जरिए हो सकती थी, क्योंकि बेंच में तो फिर आप जुडिशियल ऑर्डर पास कर लेते हैं सस्पेंड करने का, निकालने का, कोर्ट मार्शल करते हैं, एक जुडिशियल ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा इबाहम आ गया कि क्या आगे इस पर तहकीकाती कमीशन बनेगा, नहीं बनेगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने तक खुद को महदूद रखेगी या जजों के खत की तहकीकात होंगी। लिहाजा इस सारी चीजों पर अभी आगे बात होगी। मुझे लगता है आज बहुत ही इब्तदाई सी मीटिंग थी, इसीलिए कोई खास एलामिया में बात भी नहीं। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी। ये जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस किया ना, ये बहुत अहम है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या तय किया जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस मुतालिक? मेरा ख्याल है कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये तय हो सकता है कि अगर हाई कोर्ट के जज को कोई मुदाखलत हो तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। क्यों ये हदायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्यों नहीं दे सकती? कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत वो कहें कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज केस को कहीं मुदाखलत महसूस हो और जो भी मुदाखलत कर रहा हो उसको तौहीन अदालत का नोटिस देकर सजा दे दे। कौन ये इख्तियार हाई कोर्ट के जज के पास मौजूद नहीं है? मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये सनम के खत लिखने का हाई कोर्ट के जजेस को कहाँ से रुझान पड़ गया है कि वो सनम को खत लिखें, खत में लिखें तू आ जा। मेरा मतलब है आप जज हैं हाई कोर्ट के, आपके पास वही इख्तियार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। हाई कोर्ट का जज भी तौहीन अदालत में सजा दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज भी तौहीन अदालत में सजा दे सकता है। आपसे किसी ने मुदाखलत की है, आपके काम में किसी ने मुदाखलत की है, आप तौहीन अदालत में सजा दे दें। और जब आप सजा दे देंगे तो वो खुद ब खुद जेल चला जाएगा। आप एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कर दें, जुडिशियल ऑर्डर कर दें कि मेरे पास ये एफआईआर फलां बंदे के खिलाफ दर्ज करके लाएं, तो हुकूमत पाबंद हो जाएगी एफआईआर दर्ज करने की। तो मेरा मतलब है कि हाई कोर्ट के जज के पास कोड ऑफ कंडक्ट में हाई कोर्ट के जजेस को क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता कि आप खत नहीं लिखेंगे, आप कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल में कोड ऑफ कंडक्ट होना भी यही चाहिए कि ये सनम को खत लिखने का रुझान खत्म करना होगा, और अगर किसी जज को लगता है मुदाखलत हुई है तो वो जज उस पर कार्रवाई कर ले। इसमें कौन सी ऐसी रुकावट वाली बात है? पाकिस्तान का आईन और कानून उन्हें रुकावट नहीं, उन्हें इस बात की इजाजत देता है कार्रवाई करने की। इसमें तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ठीक। को ये पहले से इख्तियार मौजूद है, सिर्फ जजेस को बताना है कि आप इस इख्तियार के तहत काम चलें। सर, आगे बढ़ते हुए एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है और फिर सिंध हाई कोर्ट में जो एक आइनी बेंच तश्कील पाना था, वो उसकी तश्कील नहीं हो सकी और 25 नवंबर को दोबारा इजलास तलब कर लिया। क्या वजूहत है? जो मेरी इतलात है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुडिशियल कमीशन को बताया कि मेरे पास 18,000 ऐसे मुकदमात हैं जो आईनी मामलात के हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो फिर एक बेंच 18,000 मुकदमात कैसे सुन सकता था? और दूसरा, मेरा ख्याल है कोई इसका मतलब है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि आप एक आईनी बेंच ना बनाएं, 2-3 आईनी बेंच बनाएं, क्योंकि 18,000 मुकदमात हैं सिंध हाई कोर्ट में आईनी मामलात के। तो आप उस सारे को देखते हुए कितने बेंच बनाए जा सकते थे? एक तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये तजवीज़, ये बात जो है वो सबके लिए बड़ी सेंसिटाइज़ कर गई होगी। मुझे लगता है हुकूमत घर से एक आईनी बेंच बनाने आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे अमीनुद्दीन का बनाया है, वहाँ के आगा का बनाना चाहते थे ये। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 18,000 की रिपोर्ट पेश की, तो ये रुक गए कि ये तो 2 या 3 बेंच बनाने पड़ जाएँगे और वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये 24 नवंबर तक रुक गए हैं कि अब करें क्या? यहाँ तो सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या सिंध हाई कोर्ट, सिंध असेंबली को लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंध असेंबली ने आईनी बेंच बनाने की करारदाद तो मंजूर कर ली है ना। और वो जब सूबाई असेंबली करारदाद मंजूर करेगी तभी उस सूबे की हाई कोर्ट में आईनी बेंच बन सकता है। अब मुझे ये लगता है कि केपी असेंबली कभी भी ये करारदाद मंजूर नहीं करेगी, और जब केपी असेंबली मंजूर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि आज आपको पता है कि केपी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त डालती है कि हमें दी जाएं। हालांकि केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका वहाँ ऑर्डर नजरसानी पेंडिंग है,
वो पेशावर हाईकोर्ट आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेशावर केपी असेंबली की करारदाद के बगैर पेशावर हाईकोर्ट में आईनी बेंच बन ही नहीं सकता, लिहाजा वहाँ इब्हाम है, लिहाजा वहाँ दरखास्त डाली गई है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट की निस्बत ज्यादा आईनी मुकदमात पेंडिंग है, इसलिए हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट की तरह बढ़ानी पड़ेगी और वहां एक से ज्यादा आईनी बेंच बनाने पड़ेंगे। आज ये फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए होंगे, इसीलिए मेरा ख्याल है कि 14 दिन का टाइम लिया गया है ताकि गवर्नमेंट इस पर स्ट्रेटेजी बनाए। फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और जो अगर 2 आईनी बेंच भी वहां बनाने हैं तो मेरे ख्याल में इसलिए मुशावरत का वक्त आज लिया गया है, और तब तक सिंध हाईकोर्ट के सारे जजेस को आईनी मुकदमात सुनने का अख्तियार दे दिया गया है। पूरे सिंध हाईकोर्ट के सारे जजेस को आईनी बेंच बना दिया गया है ताकि सब सुन सके, क्योंकि मुकदमात ही 18,000 थे। तो अब देखना पड़ेगा कि हम तो देख रहे हैं ना एक 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा, लेकिन ओवरऑल 18,000 मुकदमात हैं सिंध हाईकोर्ट में। वापस आप लगाए पंजाब में कितने होंगे, बलूचिस्तान में कितने होंगे, केपी में कितने होंगे, हाई कोर्ट्स में कितने आईनी मुकदमात हैं। इसीलिए तो आम आदमी का मुकदमा नहीं सुना जाता। तो मुझे लगता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 17 से 34 करार दी जजेस की तादाद बढ़ाई गई है, इसी तरह हाई कोर्ट्स में अगर आईनी बेंच बनाने हैं तो आपको जजेस की तादाद हर हाई कोर्ट में दोगुनी करनी पड़ेगी। जब सूबाई जुडिशल कमीशन बनना है तो उसमें उस सूबे के चीफ जस्टिस ने आना है, उसमें आप समझें कि वहां के सिंध बार काउंसिल के रुकन ने आना है और सिंध के वजीर कानून ने आना है। तो 2 वोट तो गवर्नमेंट के बढ़ गए ना, सिंध बार काउंसिल का और सिंध के वजीर कानून का। और जमाल मंदोखेल साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे। तो गवर्नमेंट के अगर पिछली दफा गवर्नमेंट के 12 में से 7 वोट थे, तो अगर उसमें से 1-2 कम थे तो इस 3 वोट बढ़ भी गए, तो गवर्नमेंट अगर वोटिंग कराती तो मेरे हिसाब से जीत सकती थी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बातें हो रही थी कि बुशरा बीबी डील के तहत बाहर आई हैं, अब खान साहब भी जल्द बाहर होंगे, फिर ट्रंप आएगा तो सबनू लग पता जाएगा, और एक और चीज़ के अब खान साहब की आज हमने देखा है कि ज़मानतें मंजूर हुई हैं और वो भी 9 मई के केस में। तो क्या लगता है आज चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ, क्या ये किसी डील का नतीजा है जो डील बाद में अब रंग लेकर आ रही है? 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला के करीब पहुंच गया केस, वो ऐसे ना होता, वो रुक जाता। अगर 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट में सजा होने जा रही है तो डील किस बात की, फिर सजा याफ्ता हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 9 मई के मुकदमात में आप जो कह रहे हैं फर्द जुर्म नहीं लगी, ये वो, मुझे लगता है जो फजलुर रहमान साहब बाहर गए हैं ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ वो ले जाना चाहते हैं 9 मई के मुकदमात को, उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रही है। अब वो आइन साजी होगी या कानून साजी होगी, बहरहाल मुझे वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ 9 मई के मुकदमा जाने लगते हैं। एस्टेब्लिशमेंट उसमें कुछ संजीदा नहीं है, वो री ट्रायल में मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेकर जाएंगे। अब उसके लिए तरमीम की तैयारी हो रही है, और वो ये हुकूमत ये चाहती है कि एक दफा 26वीं आईनी तरमीम सबको हजम हो जाए, आईनी बेंच से 26वीं आईनी तरमीम वैलिडेट हो जाए, जुडिशियल कमीशन सब सूबों में आईनी बेंच बन जाए, और एक दफा 26वीं आईनी तरमीम का चैप्टर क्लोज हो जाए और कहा जाए कि पूरे मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम पे अमल हो गया है और सब उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो फिर 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोला जाए। लेकिन मुझे लगता है 9 मई के मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जरूर हो। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।